नतीजों का सीज़न चल रहा है, लेकिन एक कंपनी जिसके की नतीजे काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले और उनके एमडी एंड फाउंडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर शशिंद्र नाथ सर। कंपनी का नाम है उग्रो कैपिटल। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑन एयर। सर, पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं जिस तरह के आपने रिजल्ट्स शो किए हैं। ख़ास तौर से आपको सबसे बड़ी बधाई तो इस चीज़ के लिए कि आपका AUM 10,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है और काफ़ी तेज़ी से आप एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। NII में दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं सर, 21% बढ़ा, प्रॉफिट 17% बढ़ा। सर, और क्या खास रहा है इस क्वार्टर में? विवेक जी, ये जो माइलस्टोन आप बोल रहे हैं, आप तो हमसे हर क्वार्टर के बाद में बात करते हैं, बट ये हमारे करीब विगत 5 वर्षों की बहुत अथक प्रयासों का नतीजा है। क्योंकि हमने जब 2018 में यूग्रो की स्थापना करी थी, उसके बाद पहले IL&FS हो गया, फिर उसके बाद हम 1 साल हमने बिजनेस ऑपरेट किया, फिर 2 साल का कोविड था। लेकिन हमारा ये बहुत दृढ़ विश्वास था कि हिंदुस्तान में एक MSME फाइनेंसिंग की बड़ी कंपनी बनाने की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है और 90 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है। और एक बहुत फंडामेंटल चेंज आ रहा है MSME को लेकर। डिजिटाइजेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसा कंज्यूमर फाइनेंसिंग में हुआ, वैसा MSME फाइनेंसिंग में हो सकता है। हम बहुत ही लकी थे कि हमको इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिला। हमने पिछले 3 साल में करीब 2,800 करोड़ से ज्यादा का इक्विटी कैपिटल कमिटमेंट हमने रेज किया। और ये काफी बड़ा हमने इन्वेस्टमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में किया कोविड के बाद। और उसका ये अब रिजल्ट आ रहा है। तो ये सीक्वेंशियल ग्रोथ है जिसका एक माइलस्टोन हिट हो गया। हम आप ऐसे देखें, अगर हम 2022-21 में हम 1,300 करोड़ पे थे, 22 में हम 3,000, 23 में 6,000, 24 में 9,000, और अब हम 10,000 करोड़ पे हैं। बट इस बार जो सबसे अच्छी ये क्वार्टर जिसको हम बोलते हैं, हमारा एक काफी एक बड़ा अच्छा क्वार्टर इस वजह से हुआ क्योंकि हमारी सारी चीजें, एक तो एक जनरल नैरेटिव NBFC के बहुत ही समय अगेंस्ट है, बट हम हमेशा बोलते हैं कि MSME फाइनेंसिंग जो जनरल NBFC है, जो कंज्यूमर करती हैं, पर्सनल लोन कर रही है, उनसे बहुत अलग है। तो वो हम प्रूव कर पाए। तो चाहे लाइबिलिटी हो, ये हमारा ये क्वार्टर हमने हाईएस्ट लाइबिलिटी लाइफ टाइम रेज करी, हमने हाईएस्ट डिसबर्समेंट इस क्वार्टर में किया, हमने हाईएस्ट को लेंडिंग बैंकों के साथ की, हमारा प्रॉफिट शेयर भी जो है, प्रॉफिट भी, PBT भी हाईएस्ट था लाइफ टाइम। बट ये तो एक जर्नी है सर। लेकिन हमारा ये मानना है कि MSME फाइनेंसिंग की जो एंटिटीज हैं वो बिल्कुल एक अलग से देखी जानी चाहिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हमको बहुत खुशी है कि हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर, बड़ा काम दिख भी रहा है। 10,000 करोड़ का AUM इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। सर, क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए AUM का, और अगले 3 साल का? अगर मैं रोड मैप पूछूं आपसे, 3 साल 5 साल जो आपने सेट किया हो कंपनी के लिए। देखिए, हमने इस क्वार्टर में करीब 2-1 हजार करोड़ के आसपास का हमने क्रॉस डिसबर्समेंट किया है। हमारा ये मानने है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स इस साल में हम इस पेस को बनाए रख पाएंगे। और इस पेस को अगर बनाए रख पाए तो जितना हमने पिछले साल AUM ऐड किया था, उससे हम AUM ज्यादा ऐड कर पाएंगे। जहां तक बात आती है आने वाले 2 साल या 3 साल में, हमारा तो दृढ़ निश्चय है कि हम ये हिंदुस्तान को एक MSME फाइनेंसिंग की बड़ी कंपनी बना के देंगे। हमारे हमारा जो विंटेज है वो रिलेटिवली छोटा है, क्योंकि हमारी जो पीयर सेट कंपनीज हैं वो कोई 30 साल से, कोई 40 साल से है। हम विगत 4 वर्षों से काम कर रहे हैं। एक बार आप ये 10,000 करोड़ का जब माइलस्टोन क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद आप एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में आ जाते हैं और फिर ये ग्रोथ होती रहती है ना। ये ग्रोथ और साइज जो है वो बहुत सर्कमस्टेंशियल है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। बट मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2 साल में हम जहां पे हैं वहां से डबल होंगे, और आने वाले 5 साल में तो हम कम से कम 4 गुना होंगे जहां आज। बहुत बड़ी बात है कि इतनी अच्छी एग्रेसिव गाइडेंस आपने दी सर। सर, ये जो 10,000 करोड़ का। गाइडेंस नहीं है, ये एस्पिरेशन है। हमारे देश का रोजगार का एक बड़ा प्रतिशत छोटे व्यापारियों से आता है। हमारे देश में छोटे व्यापारी छोटे शहर में अब बहुत सुदृढ़ हो रहे हैं। जो ये फोर्स ऑफ डिजिटाइजेशन है जो कोविड के बाद आया है, जो हमें कैंपेन रन करते हैं जिसको हम बोलते हैं MSME अच्छा है। और हम, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि हमारे देश में स्पेशली क्रेडिट में और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में कि MSME तो बहुत ही कमजोर कड़ी है हमारे क्रेडिट सिस्टम की।
और हम ये कह रहे हैं कि ये कमजोर कड़ी थी, अब नहीं है, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गई है। तो ऐसे एक सेगमेंट को सपोर्ट करने वाली एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा जरूर कर सकती है। तो ये गाइडेंस ये हमारा एस्पिरेशन है कि हम क्या कर सकते हैं, और हमको सबका सपोर्ट चाहिए इसमें। हमको कैपिटल मार्केट का सपोर्ट चाहिए, हमको लेंडर्स का सपोर्ट चाहिए, रेगुलेटरी सपोर्ट चाहिए। तो ये अपने आप में हम एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बना पाएंगे। बिल्कुल सर, ये जो 10,000 करोड़ रुपए का जब एयूएम पार कर चुके हैं, तो जब आप कॉस्ट ऑफ फंडिंग पर बात करते हैं और जब आप इंस्टीट्यूशन से फंड रेज करते हैं, तो इसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है? अब आप ये शो कर पा रहे हैं कि हम एक बड़ा इंस्टीट्यूशन हो चुके हैं, तो अब आपकी जो एक बार्गेन पावर है फंड रेज करने पर, वो स्ट्रांग हुई है? तो विवेक, आपने देखा होगा कि हमारा पिछले क्वार्टर में हमारा रेटिंग अपग्रेड हुआ। हमने 1265 करोड़ की कैपिटल रेस करी। और हम बोलते भी कि हम करीब अपने 2% आरओए से 4% आरओए आने वाले 6 से 8 क्वार्टर में पहुंच जाएंगे। और उसका एक कंपोनेंट है कि हमने ये प्रिजम्पशन माना है और पब्लिकली अनाउंस किया है कि हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 75 बेसिस पॉइंट से कम होगा। इसका एक पोर्शन तो जब रेट साइकिल इंप्रूव होगा तो उससे आएगा, लेकिन इसका एक बड़ा पोर्शन, ये जिसको हम बोलते हैं हमारा विंटेज मैच्योरिटी और साइज से भी आएगा। हमको जो बेनिफिट मिला इस रेटिंग अपग्रेड का, कैपिटल रेज का, कि हमारा लाइबिलिटी फ्लो बढ़ गया। बिकॉज अगर आप देखें, अगर रिजर्व बैंक का भी आप डायरेक्शन देखें, रिजर्व बैंक ने सारे बैंक को बोला कि उनको अपनी लेंडिंग टू एनबीएफसी कम करनी चाहिए। जनरली एनबीएफसी में कई सारी एनबीएफसी पे रिजर्व बैंक ने एक्शन लिए। तो जनरली विद इन द बैंकिंग सेक्टर थोड़ा स्लोनेस है, लेकिन वो स्लोनेस आप यूग्रो में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि तीन चीजें, हम एक सेक्टर में काम करते हैं वो बहुत अच्छा है और एमएसएमई सब लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। दूसरा, हमारा रेटिंग अपग्रेड और कैपिटल रेज से हमारा नेट लाइबिलिटी फ्लो बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग एडवांटेज अभी हमको नहीं मिला है, बट हमको लगता है आने वाले 2 क्वार्टर में इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग रिड्यूस करने का जो टारगेट है वो हम अचीव कर पाएंगे। सर, क्या टारगेट है वो? सो हमने बोला है कि हम 6 क्वार्टर में 75 बेसिस पॉइंट से कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम कर पाएंगे। तो हमारा जो ये 2% से 4% आरओए का जो हम ब्रिज प्रेजेंट करते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा 150 बेसिस पॉइंट से पोर्टफोलियो यील्ड बढ़ेगा, क्योंकि हमारा माइक्रो एंटरप्राइजेस सेगमेंट बहुत तेजी से हम बढ़ा रहे हैं। तो हम पिछले साल 100 लोकेशन पे थे, अब हम करीब 200 लोकेशन पे हैं। इस साल हम 250 पे होंगे और अगले साल हम 400 लोकेशन पे होंगे। तो ये छोटे लोन हम करते हैं जो थोड़ा हायर यील्ड पे आते हैं, उससे हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट 10% से, जो माइक्रो एंटरप्राइज से 30% पहुंच जाएगा। तो हमारा पोर्टफोलियो यील्ड 1.5% से बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ बोरिंग हमने बोला है कि हम 75 बेसिस पॉइंट से कम होगी। ऑपरेटिंग लेवरेज जो होगा वो 50 बेसिस पॉइंट होगा। और हमने ये भी कहा है कि हमारी क्रेडिट कॉस्ट जब हमारा पोर्टफोलियो मैच्योर होगा तो आधे % से बढ़ जाएगी, तो 1.5 से 2% पे आ जाएगी। इसलिए हम 2% से 4% आएंगे। तो हम ये इन 5 पैरामीटर पे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, बिकॉज आपका उद्देश्य कुछ बड़ा करने का है, बट साइमल्टेनियसली एज मैनेजमेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे शेयर होल्डर्स, पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर हमको कंपेयर कर सके वीजा वी एनी अदर पीयर सेट। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे पीयर सेट 30 साल 40 साल पुराने हैं, हम 3 साल पुराने हैं, बट पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर के लिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो ऑप्शन है कि वो किसको खरीदे। तो हमको तो ये प्रूव करना है कि जो काम लोगों ने 30 साल में किया वो हम 5 साल में करके दिखा सकते हैं। तो हम बहुत मेहनत से इस पे काम करे जा रहे हैं। बिल्कुल सर। सर, जो आपने सारा बताया कि कॉस्ट ऑफ फंड आप कितना, जो आपके टारगेट्स हैं ये सेट किए हुए हैं आपने, और यील्ड्स आपको इतनी मिलेगी। सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या रखकर सोच रहे हैं कि इतने नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर कंपनी और हम सब लोग कंफर्टेबल रहेंगे? एक्चुअली विवेक जी, हमारे केस में जैसे कन्वेंशनल लेंडिंग बिजनेस को आप देखते हैं और हमारा बिजनेस में थोड़ा सा फर्क इसलिए है क्योंकि 50% हमारी बैलेंस शीट, जिसको हम बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट, है, को लेंडिंग के फॉर्म में। तो हमारा जो मार्जिन है, एक तो जैसे हमारा पोर्टफोलियो यील्ड अगर 17.5% पे और हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अभी 10.5 पे है, तो हम करीब 7 से 8% के निम मार्जिन पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी बैंक के साथ 50% ऑफ आवर पोर्टफोलियो जब हम बैंक के साथ करते हैं तो हमारी इनकम फी इनकम आती है, क्योंकि हमने कस्टमर को 15-16% पे पैसे दिए और बैंक ने वो उसका 80% जो है वो 9.5 पे ले लिया, तो जो डिफरेंस वो आता है वो हमारा फी करके आता है। तो आप हमारे केस में आपको टोटल इनकम देखनी चाहिए, जो जिसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, प्लस हमारा जो सर्विसेज फी या अदर इनकम में आता है
दोनों को कंबाइन करके वो हमारा रियल नेम है। लेकिन हम लोग करीब 10% के निम पे काम करेंगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में। जी सर, लास्ट क्वेश्चन सर, जो GNPAs मैंने देख रहा था कि 2.1% है, नेट NPAs करीब 1.3% है। सर इसमें आपके यहाँ SMA बुक्स में SMA1 SMA2 वो किस तरह की पोजीशन है, स्लिपेजेस किस तरह के हैं? जी, MSME लेंडिंग के लिए हमारा ये मानना है कि हम बहुत बड़ी डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, बहुत यूज टेक्नोलॉजी करते हैं, बट हम एक कन्वेंशनल लॉजिक भी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग। सो एंड एक परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो। तो हम एक प्राइम सिक्योर्ड बिजनेस करते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस सिक्योर्ड करते हैं, हम मशीनरी सिक्योर्ड करते हैं, हम ग्रीन फाइनेंसिंग करते हैं, हम रिटेलर एंड मर्चेंट फाइनेंसिंग करते हैं। हम उसका एक प्रतिशत इस तरह से रखते हैं, हर एक का एक टारगेटेड GNPA और क्रेडिट कॉस्ट है। तो हमारा पोर्टफोलियो मिक्स हमने इस तरह से बिल्ड किया है कि हम करीब 2.5% के GNPA और 2% के क्रेडिट कॉस्ट पे काम कर सके और इससे कभी बाहर नहीं जाए। हमको जो फ्लोज दिख रहे हैं, हमारा जो SMA1 और SMA2 है, हमको लगता है कि हम इसको मेंटेन कर पाएंगे और इसमें हमको कोई ज्यादा कष्ट ऐसा दिख नहीं रहा है। हमको लेकिन वॉच करने की जरूरत है, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस है, पर्सनल लोन सेगमेंट है, कंज्यूमर फाइनेंस सेगमेंट है, वहां बहुत सीरियस ओवर लेवरेज कस्टमर पे है, इसलिए बहुत स्ट्रेस है। माइक्रो MSME में ऐसा हमको अभी हमारी एक MSME संपर्क रिपोर्ट आती है, आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें हम DNB के साथ हर 6 महीने पे पब्लिश करते हैं, जिसमें 40,000 MSME कस्टमर का GST और बैंकिंग डेटा लेके हम एनालाइज करते हैं कि MSME इकोनॉमी कैसा कर रही है। वो भी बताती है कि अभी इस समय ऐसा ये ओवर लेवरेज की प्रॉब्लम MSME में नहीं है, क्योंकि ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। तो होपफुली जब तक कोई बड़ा मेजर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन नहीं आएगा, मुझको लगता है कि MSME इकोनॉमी और MSME लेंडिंग काफी अच्छी चलेगी।